नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए यह महाअभियान है। इजराइल से 212 भारतीयों को लेकर के फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीयों का स्वागत किया है। वापस आपको बता दें, अब जो भारतीय युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए थे वापस आने लगे हैं। लगभग 18,000 भारतीय इजराइल में मौजूद हैं और एक एक कर ऑपरेशन अजय के तहत इन्हें सुरक्षित वतन वापसी इनकी कराई जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में। भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन सभी लोगों को स्वागत किया है। आपको बता दें, युद्ध में ये लोग फंसे हुए थे। करीब 1 हफ्ते होने वाले हैं। इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है, खूनी संघर्ष ये जारी है और इसी बीच कई भारतीय वहां पर फंसे हुए थे। कुछ दिन पहले ही आपने नुसरत भरूचा को भी देखा, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो भी वहां पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गई थी, फंस गई। लेकिन अब देखिए, ऑपरेशन अजय के तहत कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एनआरआई हैं जो अब वापस आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल युद्ध का आज 7वां दिन है और युद्ध में अब तक 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की अगर बात की जाए तो 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गाजा पट्टी में 1400 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर हमास समर्थित कई अकाउंट बंद भी कर दिए गए हैं। इजराइल में बिजली और फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई है। तो इससे पहले गाजा को दुनिया से पूरी तरह से काट दिया गया था। वहां पर बिजली हो या फिर पानी हो, खाना हो या फिर फ्यूल हो, उसकी सप्लाई बाधित कर दी गई थी। और अब बताया जा रहा है कि इजराइल में भी बिजली और इसके ही साथ फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई। तस्वीरें आप देखिए, हर जगह खतरनाक मंजर आपको नजर आ रहा है। सिर्फ तबाही ही तबाही, घरों के यहाँ पर नामो निशान मिटा दिए गए हैं और युद्ध में अब तक 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 7वां दिन है। इजराइल में जहां यह आंकड़ा मौत का 1300 जा पहुंचा है, गाजा पट्टी में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही जानकारी यह भी है कि सोशल मीडिया पर हमास समर्थित कई अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। इस युद्ध की शुरुआत हुई थी जब हमास ने इजराइल के ऊपर रातों रात एयर स्ट्राइक की। 5000 रॉकेट और मोर्टार दागे गए और उसके बाद इजराइल ने किस तरह से कोहराम मचाया है हमास में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 7 की बड़ी बात में अब वक्त हो गया है हेडलाइंस का। आइए देखते हैं टॉप न्यूज। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की मैराथन बैठकें। कल छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर हुआ मंथन। सिंहदेव बोले, पहले चरण की 20 सीटों को लेकर है प्रेशर, आज से मध्य प्रदेश की सीटों पर होगा मंथन। भोपाल में देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। 5वीं लिस्ट को लेकर हुआ मंथन। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 3 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगा आरएसएस। आज भोपाल में होगी संघ की प्रांतीय बैठक। बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे स्वयंसेवक। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कहा, छावनी पठार में नहीं तोड़े जाएंगे मकान, ये मामा का वचन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का छत्तीसगढ़ दौरा। 15 अक्टूबर को रायपुर आएंगे अखिलेश। कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नामांकन की प्रक्रिया भी होगी शुरू। दंतेवाड़ा में 1 लाख के नामी नक्सली ने एसपी के सामने किया सरेंडर। नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी में था सक्रिय। भरथरी कलाकार अमृता वार्ले का निधन। कुछ समय से बीमार चल रही थी। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में चल रहा था इलाज। छत्तीसगढ़ी कला जगत पे शोक की लहर।
और इजरायल युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू। पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया स्वागत। और हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज P20 समिट का उद्घाटन करेंगे। कई देश के राष्ट्राध्यक्ष में शिरकत करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल से 212 भारतीयों को लेकर के फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है ऑपरेशन अजय के तहत। तीसरी बड़ी खबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 111वां स्थान मिला है। चौथी बड़ी खबर, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे है भारत। पांचवी बड़ी खबर, सितंबर में फुटकर महंगाई में 1.81% की गिरावट है, जनता के लिए राहत भरी खबर। छठी बड़ी खबर आपको बता दें, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से हराया है। ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे बड़ी हार रही। और सातवीं बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच आप देखेंगे। और आइए अब रुक करते हैं देश और विदेश के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी सियासी हलचल का। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में मैराथन बैठक हुई और इस बैठक में सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। पहले फेज में 20 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। पितृपक्ष जैसे ही खत्म होगा उसके बाद माना जा रहा है कि नामों का ऐलान हो सकता है। और बैठक के बाद कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी सीटों पर हम प्रत्याशी तय नहीं कर पाए हैं। पहले चरण की सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित होंगे। सब कुछ आम सहमति से हो रहा है। वहीं सिंहदेव ने कहा कि 90 सीटों पर चर्चा हुई है। 1-2 दिन में फाइनल स्थिति सामने आएगी। बैठक के दौरान कांग्रेस दफ्तर के बाहर छत्तीसगढ़ के दावेदारों का जमावड़ा लगा रहा। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 दिन यानी कि 7 नवंबर और 17 नवंबर को होंगे। डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। 90 पे डिस्कशन रहा। कोई ऐसा सीट हो ही नहीं सकता जिसमें डिस्कशन ना हो। पूरी जानकारी रखी गई है और जैसा शैलजा मैम ने बताया, आपको 1-2 दिन के अंदर फाइनल स्थिति सामने आ जाएगी। और बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। अब बता दें, आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। 2 दिनों तक मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। 2 दिन के मंथन के बाद कांग्रेस के टिकट यानी कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। 2 दिनों की बैठक होगी और उसके बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी होगी। और माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को ही कांग्रेस की पहली जंबो लिस्ट सामने आ सकती है। तो आज कांग्रेस सीईसी की बैठक, इससे पहले आपने देखा कि छत्तीसगढ़ सीईसी की बैठक हुई जिसमें तमाम छत्तीसगढ़ के आला नेताओं के साथ ये हाईकमान मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में किसे टिकट देना है, अंतिम मुहर लग चुकी है। 15 अक्टूबर को लिस्ट आ जाएगी और इसी तरह मध्य प्रदेश की अब आज से शुरुआत होने वाली है। 2 दिनों तक मध्य प्रदेश पर मंथन होगा कि आखिर कांग्रेस विधानसभा वार कहां से किसको मौका देती है। 1-2 दिन की इस मीटिंग में पूरा मंथन होगा और फिर उसके बाद माना जा रहा है कि नवरात्र के पहले दिन पितृपक्ष के खत्म होते ही साथ 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली लिस्ट भी सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट के नामों को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि बीजेपी अब तक जारी 4 लिस्ट में 136 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है और अभी भी 94 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, जिसमें 9 मंत्रियों की सीट भी शामिल है। बैठक में मध्य प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
और मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले अब आरएसएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मतदाता जागरूकता अभियान आरएसएस चलाएगा। आज भोपाल में संघ की प्रांतीय बैठक होने जा रही है। मालवा, महाकौशल और मध्य भारत के लिए समन्वय बैठक है। बीजेपी को जिताने के लिए अब स्वयंसेवक मैदान में उतरेंगे। तो देखिए, ट्रेंड यही कहता है कि अगर ज्यादा मतदान होगा तो आपकी सरकार बची रह सकती है, लेकिन अगर कम मतदान होता है, और पिछले बार ग्वालियर चंबल संभाग में हमने यही देखा था कि जो एवरेज मतदान पूरे मध्य प्रदेश में हुआ था उससे कम ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ था, और इसका असर बीजेपी पर हुआ। बीजेपी बहुत कम सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की जीत पाई, और इसलिए अब आरएसएस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कल देर रात रायपुर वो पहुंचे। 3 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। धरसीवा, आरंग और अभनपुर की बैठक लेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देंगे। तो एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार जारी है। अब रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। कल देर रात वो रायपुर पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि 3 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, उन्हें रिचार्ज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज P20 समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें 4 कुल सेशन होंगे। समिट में कई देशों के स्पीकर भी शामिल हो रहे हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद थीम पर यह बैठक होने जा रही है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में इसका आयोजन होने जा रहा है। तो P20 समिट 2 दिनों तक चलेगा और आज इसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट में कई देशों के स्पीकर शामिल होंगे। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद, इस बार P20 समिट का यह थीम रखा गया है। सड़क हादसे की खबर मिल रही है। धार से ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चालक को युवकों ने पकड़ा। चालक ने एक युवक पर उसके बाद चाकू से वार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। त्रिमूर्ति चौराहे की यह घटना है। तो देखिए, पहले रोड एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जब युवक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उस युवक ने चाकू से वार कर कई लोगों को घायल कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको धमतरी से बता दें। चलती कार में भीषण आग लग गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कार में आग क्यों लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आप देखिए कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। NH30 डांडीसरा गांव पर यह हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर आप अंबिकापुर की देख रहे हैं। यहाँ पर खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। मनेंद्रगढ़ रोड में PG कॉलेज के पास यह हादसा हुआ है। 2 तस्वीरें आग के तांडव की। धमतरी में आप देखिए चलती कार में अचानक आग लग गई और दूसरी तस्वीर अंबिकापुर की। एकदम मिलती जुलती तस्वीरें हैं। अंबिकापुर में बताया जा रहा है कि ट्रक आग की चपेट में आ गया। PG कॉलेज के पास हादसा हुआ है अंबिकापुर में। रीवा में पुरानी मार्कशीट लेने गए एक विकलांग छात्र को टीचर ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। वीडियो सिमरिया थाना क्षेत्र के गोदाहा ग्राम का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों के साथ परिजन स्कूल पहुंचे और टीचर की जमकर धुनाई कर दी। मारपीट के दौरान टीचर ने अपने बचाव के लिए एक महिला की साड़ी खींच ली। वहीं घटना के बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। गोदाहा स्कूल में स्थानीय लड़का अपनी पुरानी जब वो विद्यार्थी जीवन की मार्कशीट मांगने गया होगा तो मास्टर ने इसी बात पे विवाद करने लगा तो मास्टर ने उसको एक चाटा मार दिया। उनके माता पिता लोगों ने मास्टर से बहसबाजी की और फिर मारपीट चालू हो गई। वर्तमान में विवेचना जारी है।
मंडला में कांग्रेस की जन आक्रोश सभा में कल एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मीडिया के कैमरों का ध्यान खींच लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाषण के दौरान मंच पर आंख मारी। दरअसल जब प्रियंका भाषण दे रही थी, प्रदेश सरकार की नाकामी गिना रही थी, तभी कार्यकर्ता प्रियंका से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियां बताने लगा। इस पर प्रियंका ने कार्यकर्ता को आंख मारते हुए कहा कि आप ही मंच पर आ जाइए। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद में आंख मारकर सुर्खियों में आए थे। तब साल 2018 में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने अपने साथी सांसदों को आंख मारी थी। भिलाई की वैशाली नगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी रिकेश सेन का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल बड़ी संख्या में लोग प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संगीता शाह के घर उनसे मिलने पहुंचे और उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। लोगों ने कहा कि संगीता शाह जमीनी स्तर से जुड़ी हैं और सभी के सुख दुख में खड़ी रहती हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए था। बता दें कि टिकट की दौड़ में संगीता शाह का नाम भी शामिल था, लेकिन पार्टी ने 5 बार के पार्षद रहे रिकेश सेन को प्रत्याशी बनाया है, जिससे संगीता शाह के समर्थक अब उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं संगीता शाह का कहना है कि वो पार्टी के निर्णय के साथ है, पर वो जनता की जनभावना की भी कद्र करती है। हम बस ये बोल सकते हैं कि जिन्हें जो योग्य थे उनको नहीं मिला। हमारा सीधा जवाब है कि हमारी दीदी एकदम योग्य है। हम ये चाहते हैं कि इस बार चेंज हो और ये हमारा वैशाली नगर क्षेत्र में मैडम का था, हमारा संगीता मैडम जी हमारा सपोर्ट करें। जो भी उन्होंने निर्णय लिया होगा वो जनता के लिए लिया होगा और जनता से बड़ा तो हमारे पास कोई भी धन नहीं है। वहीं बिलासपुर में साहू समाज ने चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। साहू समाज का कहना है कि जिले में साहू समाज के करीब 2 लाख मतदाता है। ऐसे में जिले की 6 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर साहू समाज की भागीदारी जरूरी है। साहू समाज इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों से 1 सीट पर साहू समाज के प्रत्याशी की मांग कर रहा है। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में साहू समाज के दखल को देखते हुए उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। साहू समाज ने मांगों को नजरअंदाज करने पर राजनीतिक दलों को इसका परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। हम चाहते हैं साहू समाज को कम से कम 90 विधानसभा सीट रहते हैं, छत्तीसगढ़ में कम से कम 15 सीट में हमको सीट मिलना चाहिए हमारे समाज को। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं हमारे साहू समाज दोनों राष्ट्रीय पार्टी से ठगा महसूस कर रहे हैं। जो नेतृत्व मिलना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए साहू समाज को, वो नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक दलों से हम लोग ये अपेक्षा रखना है कि जिला साहू संघ बिलासपुर में मतदाता की संख्या, साहू समाज की मतदाता की संख्या लगभग 2 लाख है और 2 लाख में हम दोनों राष्ट्रीय पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि मतदाता के अनुसार यहाँ पार्टी हम सभी सीट नहीं मांग रहे हैं, दोनों पार्टी से 1-1 सीट कम से कम हमको हमारे समाज को दे। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलों और राज्य की बॉर्डर पर चेकिंग तेज हो गई है और इस चेकिंग से सबसे ज्यादा परेशानी सराफा कारोबारियों को हो रही है। दरअसल इन दिनों सोने चांदी के दाम कम है, जिसके कारण लोग अभी से ही शादी के लिए गहने खरीद रहे हैं। इसके लिए रिटेलर और ग्राहक अपने साथ कैश भी रख कर ले जा रहे हैं, लेकिन चेकिंग के दौरान उन्हें घंटों रोका जा रहा है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि अगर कोई व्यापारी या ग्राहक बैंक स्लिप या फिर जेवर के बिल दिखाता है तो उन्हें बेवजह परेशान ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सराफा कारोबारियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा और इसका असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। हम चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे, क्योंकि त्योहार का समय है और व्यापार ग्राहक बाहर से खरीदी करने आते हैं, सोने चांदी की ज्वेलरी लेके जाते हैं, उन्हें बीच में रोका जाता है, कहाँ से लाए हैं, क्यों लाए हैं, क्योंकि जस्ट दिवाली के तुरंत बाद शादियां हैं तो लोग अपनी शादियों की परचेसिंग करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें आते और जाते वक्त ना रोका जाए। अब ग्राहक आ रहा है, व्यापारी आ रहा है, खरीदी करके जा रहा है, बुक्स में खरीद रहा है, पूरा पक्के में व्यापार कर रहा है, वो उसके पास माल तो रहेगा और वो बता भी रहा है कि मेरे पास में पूरा बिल है करके, लेकिन फिर भी परेशान उसको किया जा रहा है। दुर्ग में लोक कलाकार अमृता बारले का निधन हो गया। उन्होंने 65 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अमृता बारले की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब थी और इस वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे उनका निधन हो गया। दोपहर 12 बजे तक पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके निज निवास में रखा जाएगा और इसके बाद अंतिम संस्कार होगा। अमृता बारले मिनी माता राज्य अलंकरण सम्मान से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भरथरी और पंथी कलाकार थी। अमृता बारले का जन्म 2 मई 1958 को दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के बठेना गांव में हुआ था।
और मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट छाया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।